नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रेतनी का प्यार। यह कहानी एक ऐसे हिंदुस्तानी लेक्चरर की है जो कि अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर जॉब करने लगे थे और वहीं पर सेटल हो गए थे। तो सुनते हैं ये कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैंने अमेरिका में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वहीं नौकरी भी मिल गई थी। तब मैंने सोचा कि पहले अच्छी तरह सेट हो जाऊं तो अपने देश में जाकर अपनी मंगेतर को ब्याह लाऊं ताकि मेरी तन्हाई दूर हो सके। खाने के बाद चहलकदमी करना मेरी आदत थी। रोज़ाना की तरह उस रोज़ भी मैं टहलने के इरादे से निकला तो अपने मकान मालिक से मिलने चला गया। अधेड़ उम्र का मकान मालिक अपनी बीवी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। जीना उतरते हुए मैंने बाग में, जो कि पिछली ओर था, एक जवान लड़की को झूला झूलते हुए देखा तो ख्याल आया कि शायद मकान मालिक के यहाँ कोई मेहमान वगैरह आए होंगे। कुछ दिन के बाद अक्सर मैंने कई बार उस लड़की को अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलते हुए देखा था। वह भी मुड़कर मुझे देखती तो मैं मुस्कुरा देता, तो जवाब में वह भी मुस्कुरा देती। मैंने बहुत कोशिश की कि मकान मालिक से उस लड़की के बारे में पूछूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। अमेरिका में वैसे तो लड़कियों से दोस्ती को बुरा नहीं समझा जाता, पर मैं इन सब बखेड़ों में पड़ना नहीं चाहता था। साहिरा मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरी पसंद भी थी और मैं जल्दी से जल्दी उससे शादी करना चाहता था। ज़िंदगी एक रूटीन के अधीन गुजर रही थी। एक दिन अजीब संयोग हुआ। मैं नाइट क्लासेज लेने के बाद कॉलेज की पिछली तरफ से घर जाने के लिए निकला तो उसी लड़की को कॉलेज के पार्क में टहलते हुए देखा। मैं अनजाने तौर पर उसकी तरफ बढ़ा। हेलो, क्या हो रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ऐसे ही ताज़ी हवा का लुत्फ़ ले रही थी। लेकिन इस समय और यहाँ पर? हाँ, मुझे तन्हाई पसंद है। ओह, तो फिर मैंने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं, मैं आपके साथ ज़्यादा एंजॉय करूँगी। उसने पलकें उठाकर मुझे देखा तो मैं एक लम्हे को चकरा गया। उसकी गहरी नीली आंखें हद से ज़्यादा रोशन थीं, मगर उसका चेहरा मुझे बेहद उदास लगा। फिर मैं भी उसकी आंखों के जादू में डूबने लगा। वह धीरे से मेरी तरफ बढ़ी। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे मिस्टर प्रवीण, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। यह कॉलेज का नाइट क्लीनर था। उसे देखकर वह लड़की तेज़ी से बाहर निकल गई। कुछ भी तो नहीं। मैं भी चिटपिटाकर बाहर निकल आया, लेकिन बाहर उस लड़की का नामो निशान नहीं था। घर पहुंचकर भी मेरे जहन में उस लड़की की रोशन आँखें और उदास चेहरा छाया रहा। आखिर वह इतनी अकेली क्यों है? यहाँ तो इस उम्र की लड़कियाँ बिना बॉयफ्रेंड के रह ही नहीं सकती। यह सोच सोच कर मैं थक गया। अगले रोज़ रात को वापसी में वह फिर नज़र आई तो मैं बेइख्तियार उसकी ओर चल पड़ा। कल तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने पूछा। कहीं नहीं, बस यह मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज का स्टाफ मुझे तुम्हारे साथ देखकर कोई गलत राय कायम करे। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। डोना केटर, यह नाम है मेरा, उसने बताया। तुम मिस्टर इरविन केटर की बेटी हो? मैंने अपने मकान मालिक का नाम लिया। हाँ, वह धीरे से बोली, लेकिन पहले तो तुम कभी नज़र नहीं आई। मैं पिछले हफ्ते ही रॉक आइलैंड से आई हूँ। उसने करीबी शहर का नाम बताया। अच्छा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने खुश होकर थाम लिया। तुम्हारे यहाँ पर दोस्त क्यों नहीं है? मैंने पूछा। मुझे यहाँ के लोग पसंद नहीं हैं। सबके सब खुदगर्ज, मतलबी और धन के लोभी। उसके बाद मैं और डोना गहरे दोस्त बन गए थे। हम हर जगह साथ जाते, लेकिन वह कहीं भी जाते समय रात का ही समय देती थी। तुम हर जगह रात को के समय में ही जाना क्यों पसंद करती हो? मैंने पूछ लिया। रात मुझे बड़ी पुरसुकून लगती है। वैसे भी मुझे हंगामे और हजम पसंद नहीं है, उसने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। एक दिन ऐसी बात हुई जिसने मुझे चिंता में डाल दिया। उस दिन हम हार्ड नोज रेस्तरां में किचन बर्गर खाने गए। रेस्तरां लगभग खाली ही था। मैंने 2 बर्गर्स का ऑर्डर दे दिया तो वेटर ने मुझे बड़े गौर से देखा। जब मैं डोना से बातें करने के साथ साथ बर्गर से आनंदित हो रहा था, तब भी वह मुझे विस्मय से देख रहा था। आखिर हम ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं कि यह वेटर हमें बार बार चेक कर रहा है? मैंने डोना से कहा। मैं और तुम एक साथ, यह बात अनोखी ही है ना? डोना ने रहस्यपूर्ण ढंग के साथ कहा, जो मुझे बहुत बुरी लगी। एक बात
और थी जब कभी हम बाहर जाते और रात को देर से वापस आते तो डोना मुझे हमेशा उस वक्त तक शुभ रात्रि ना कहती जब तक मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर दाखिल ना हो जाता था। मैंने उसे घर में दाखिल होते हुए कभी ना देखा था। एक बार चांदनी रात में मिसिसिपी नदी के किनारे टहलते हुए मैंने यूं ही डोना से उसके गुलबंद के बारे में पूछ लिया कि आखिर इतनी खूबसूरत गर्दन के इर्द गिर्द वह गुलबंद क्यों पहने रहती है। डोना काफ़ी देर तक मुझे टालती रही, फिर मुस्कुराकर उसने गुलबंद उतार लिया और पलक झपकते ही सर्दी की एक तीव्र लहर मेरे पूरे वजूद में प्रवेश कर गई। ऐसा लगता था जैसे उसकी गर्दन कटकर फिर से जोड़ी गई है और अब भी खून उसके इर्द गिर्द जमा है। डर गए ना? डोना की आवाज़ मुझे फिर से होश की दुनिया में घसीट लाई। नहीं तो, लेकिन बेहतर है कि यह गुलबंद पहन लो। मैंने खुश्क होते हुए अपने होठों पर जुबान फेरी। दरअसल हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ था, जख्म तो भर गया है लेकिन निशान अभी बाकी है, इसलिए मैं गुलबंद इस्तेमाल करती हूँ, वरना लोग तुम्हारी तरह भयभीत हो जाएंगे। उसने विवरण दिया तो मैं शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। डोना मुझे कभी सुबह के समय नहीं मिलती थी। उसके कथनानुसार वह किसी कंपनी में नौकरी करती थी। जब शाम के साए ढलने लगते तो वह मुझसे मिलने अक्सर घर में वह कॉफ़ी आदि बना देती थी और अस्त व्यस्त हुई चीज़ों को भी करीने से लगा देती थी। वह मेरे सभी काम बड़ी आत्मीयता से करती थी। सच्ची बात तो यह है कि वह जब भी मेरे काम करती उस समय बड़ी अपनी सी लगती। कल दोपहर में हम पजाहट होटल में लंच करेंगे, क्या ख्याल है? मैंने कहा। नहीं, वह सर्द लहजे में बोली। लेकिन क्यों? मैं हैरान हुआ, क्योंकि वह होटल पजाहट को बहुत पसंद करती थी। अगर मुझसे दोस्ती कायम रखना चाहते हो तो मुझसे कभी दिन में मिलने के लिए मत कहना, वरना यह हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल गई। उसने आखिर ऐसा क्यों कहा, यह सोचते सोचते मेरा सिर दुखने लगा तो मैं दोबारा चाय बनाने लगा। डोना सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि हमदर्द और महबूबा भी बन गई थी। जब तक मैं उससे मिल न लेता मेरा दिन मुकम्मल ना होता था। अगले दिन वह ना मिली तो मैं एक अजीब हालत में बेचैन रहा। सोचा कि उसके घर जाकर ही मालूम करूं। उसका घर नीचे ही तो था। फिर सोचा कहीं वो मेरी बात का बुरा ना मान जाए। 2 दिन बाद वह मिली तो मैं बड़ी बेताबी से उससे मिला और बड़ी गर्मजोशी से उसके दोनों हाथ थामकर अपने हाथों में ले ली। लेकिन अगले ही पल मैंने घबरा कर उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। उसके हाथ बर्फ़ की तरह बेहद ठंडे थे। लगता है बहुत बेकरार थे मुझसे मिलने के लिए। उसने मुस्कुराकर पूछा, हाँ, लेकिन तुम गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? मैंने उसके ठंडे हाथों का तसव्वुर करते हुए पूछा। अब उसकी ज़रूरत जो नहीं रही, वह फुसफुसाते हुए स्वर में बोली। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैंने ना समझने वाले अंदाज में उसके मुंह की तरफ देखने लगा। डोना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने मन ही मन कुछ शब्द तरतीब दिए, क्योंकि मैं जानता था कि जो शब्द मैं कहने जा रहा हूँ वह एक अमेरिकन लड़की के लिए बेहद मामूली थे। लेकिन डोना एक अलग तरह की लड़की थी। वह मेरे शब्दों का बुरा भी मान सकती थी। उस समय भी हम रात के अंधेरे में पार्क के एक कोने में ठंड से ठिठुरते हुए बैठे थे। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि हम गर्म कमरे में हीटर जलाकर भी तो बैठ सकते थे, लेकिन डोना को खुला हुआ वातावरण पसंद था। उस समय वह मज़े से आंखें बंद किए हुए बैठी थी और मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ने में मगन था। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? उसने आंखें खोलते हुए पूछा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह कहकर मैं उसकी आंखों में देखने लगा, जिनमें अब मोहब्बत की जगह शोहले दहक रहे थे। तो आखिरकार तुम भी एक सामान्य मर्द निकले, अपनी तमन्ना और ख्वाहिशों के गुलाम। मिस्टर प्रवीण, मैं तुम्हें गलत समझी। तुम अब इस देश के कल्चर का हिस्सा बन चुके हो। बस अब आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यह कहकर वे तेजी से उठी और अपेक्षाकृत एक अंधेरे कोने में गायब हो गई। अब डोना मेरे लिए एक रहस्यपूर्ण हस्ती का रूप धारण कर चुकी थी। आखिर मैंने उसे शादी की ही तो पेशकश की थी। अपनी मंगेतर साहिरा को भुलाकर मैं उसकी जुल्फों का कैदी होने लगा था और वह इस मामूली बात पर नाराज़ हो गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल ही मिस्टर केटर से मिलकर बात करूंगा कि डोना इतनी जज्बाती क्यों रहती है। उसके बाद मैं भी पार्क से निकलकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा।
कमरे में पहुंचकर मैंने सबसे पहले हीटर ऑन किया। उस समय मुझे स्वयं पर बहुत गुस्सा आया कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को भुलाकर वक्ती भावनाओं का सहारा तलाश करने क्यों निकल पड़ा था। मैंने जल्दी ही अपने वतन को वापस लौटने का इरादा कर लिया और आश्वस्त हो गया। तभी मैं किचन में गया और यह देखकर विस्मय में डूब गया कि डोना किचन काउंटर से टेक लगाए खड़ी है। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था, फिर वह अंदर कैसे आ गई, मैंने सोचा। फिर मेरे दिमाग ने दलील दी, इसके पास मेरे कमरे की दूसरी चाबी होगी, मकान मालिक की बेटी है ना। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा। तुमसे एक बदला चुकाना था, वह बेहद तल्ख आवाज़ में बोली। तुम एशियाई मर्द यहाँ आते हो अपने मकसद यानी यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए। यहाँ की लड़कियों के साथ शादी का नाटक रचाते हो और फिर अपनी वफादारियाँ बदल लेते हो। इतना सस्ता समझ लिया है तुमने हम लोगों को। मैं तुम जैसे बेवफा आदमी को कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम भी अपनी मंगेतर से बेवफाई करके यहाँ अपना मतलब निकालने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन अब मैं किसी के लिए सीढ़ी नहीं बन सकती। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, कहकर उसने तेज धारदार चाकू उठाया और मेरी तरफ झपटी। मैं उस समय फुर्ती ना दिखाता तो यकीनन वह मेरे सीने में चाकू उतार चुकी होती। डोना, क्या तुम पागल हो गई हो? होश में आ जाओ, बेवकूफ़ लड़की। लेकिन इतनी देर में उसने बड़ी फुर्ती से मेरी बाह को छेद डाला। फिर भी मैं समझाता रहा, मेरा यकीन करो डोना, मैं बेवफा नहीं। न जाने कौन सी भावना के अधीन होकर शादी करने का ख्वाहिशमंद हो गया था। मैं जल्दी ही अपने वतन जाकर अपनी मंगेतर से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर डोना पीछे हट गई और बोली, यही तुम्हारे हक में बेहतर भी होगा। इसके बाद वह मुड़ी और तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पागल लड़की, कहकर मैं तेजी से अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। मेरी बाह से तेजी से खून बह रहा था। मरहम पट्टी करवाने के बाद जब मैं घर लौटा तो सुबह होने वाली थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बिस्तर में जा घुसा। सुबह जागकर मैंने चाय पी और अपने मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंच गया ताकि उन्हें उनकी बेटी के कारनामे से आगाह करूं। दस्तक देने पर मिस्टर केटर ने दरवाज़ा खोला और मेरी बाह पर पट्टी बंधी देखकर मुझे अपने घर के अंदर ले गए। ओह गॉड, यह सब कैसे हुआ? मिसेज केटर ने बड़ी हमदर्दी से मेरी बाह को छुआ। यही सब तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। मैंने व्यंग्यात्मक स्वर में पूरी कहानी सुनाने के बाद उनको सलाह दी। मिस्टर केटर, मेरे ख्याल में आपको डोना के सिलसिले में किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ से मशवरा करना चाहिए। वह किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। वह इलाज की हद से दूर निकल चुकी है। माय बॉय, मिस्टर केटर ने सिगार का कस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा। डोना को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में तुम तीसरे व्यक्ति हो जो उसका शिकार हुए हो। डोना इस दुनिया में नहीं है। उसके सर्द हाथों का ख्याल आते ही सर्दी की एक तीव्र लहर मेरे समूचे जिस्म को कंपायमान कर गई। क्या कह रहे हैं आप? मेरे शब्द मेरे होठ कंठ में अटकने लगे। हाँ, 5 वर्ष पहले तुम्हारा एक देशवासी हमारा किराएदार था। डोना उससे मोहब्बत करने लगी। दोनों की शादी भी हो गई, किंतु कुछ दिनों के बाद ही दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे। दोनों में किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती रहती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके पति ने गुस्से में उसे चाकू से जिबह कर डाला और फरार हो गया। तब से शायद उसकी बेकरार आत्मा हर नौजवान से बदला लेने को बेचैन रहती है। तुम खुशकिस्मत हो कि किसी बड़े नुकसान से बच गए। हम तो समझते थे कि शायद डोना की बेकरार आत्मा को करार आ गया है, तभी तुमने पहले कोई शिकायत नहीं की थी। वरना तुमसे पहले तो यह आलम था कि अगर कोई अकेला नौजवान कमरा किराए पर लेता तो वो यहाँ 1 हफ्ता भी मुश्किल से ठहर पाता था। बेहतर होगा कि तुम यह अपार्टमेंट खाली कर दो ताकि अब हम इसे सील कर दें। यह कहकर मिस्टर केटर अपने आंसू पोंछने लगे। मेरी हालत तो ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। तो क्या वह डोना की प्रेत आत्मा थी जिससे मैं प्यार करने लगा था? क्या वह प्रेत आत्मा भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी? मैंने स्वयं से प्रश्न करते हुए पैकिंग शुरू कर दी। मैंने निश्चय कर लिया था जल्द से जल्द अपने वतन लौट जाऊंगा। जब तक मेरी हवाई जहाज़ की सीट कन्फर्म नहीं हो जाती तब तक का समय अपने मित्र के घर पर ठहर कर गुजार लूँगा।
जब मैं अपना सामान लेकर बाहर निकला तो मैं अपने जीने की सीढ़ियाँ उतरते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगा तो मुझे लगा जैसे डोना कमरे की खिड़की से हाथ हिलाकर मुझे खुदा हाफिज़ कह रही हो। उस समय उसकी गहरी नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भी उसकी तरफ विदाई सूचक हाथ हिला दिया और भारी कदमों से सड़क पर आ गया। लेकिन उसने मेरी वहाँ पर एक ऐसी निशानी छोड़ दी थी जो अतृप्त आत्मा की निशानी थी, जिसके साथ बेवफाई की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।